हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज सलमान गौर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस पर। बच्चों, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी कर रहे थे, क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12। ठीक है, हमने इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाना था, और दूसरे चैप्टर में हमने कि रेजिस्टेंस क्या होता है, गुड कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और रेजिस्टर्स क्या होता है, ये डिस्कस किया। और फिर आखिर में हमने पढ़ा था कि हमें इस चैप्टर में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, और उनमें पहली फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज आई थी, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज आई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि जिस बच्चे ने भी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा, वो पहले जाइए, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसके बाद ये थर्ड लेक्चर जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसे कवर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज क्या है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को सबसे पहली बात है कि इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, समझ आई ये बात। अब इलेक्ट्रिक का मतलब होता है, देखिए, चार्ज, और करंट का मतलब मोशन। हमने पढ़ा था ना, करंट का मतलब होता है मोशन। मतलब यार, इलेक्ट्रिक करंट ना चार्ज के मोशन से डील करता है। किससे? चार्ज के मोशन से डील करता है। और हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, यही पढ़ना है ना। इसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे और कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ये बताए कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। समझ आ गई बात? क्या बताए कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। जो फिजिकल क्वांटिटीज हमें इस बात का आइडिया दे, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए, अगर कहीं पे भी रेट वर्ड आया, RATE, रेट, रेट का मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय टाइम। समझ आ गई? और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का रेट मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। और इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, तो I इक्वल टू हो गया Q डिवाइडेड बाय T। फॉर्मूला क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट का? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। समझ आ गई बात? तो डेफिनेशन क्या होगी कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितने टाइम में पर या फिर पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। चलो जी, समझ आता है। अब हम इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटीज है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी। आई होप बच्चों की वैसे आप सबको ये पता होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर होगी, कैपिटल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ये समझ आता है हमें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होगी। अब ये देखते हैं कि हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करेंगे। मतलब कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट तो ऐसा होगा जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करें, जैसा कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का डिवाइस क्या होता है? वोल्टमीटर। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का भी एक डिवाइस होता है जिसका नाम है अमीटर। क्या नाम है? अमीटर। अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। समझ आ गई बच्चों? और वोल्टमीटर के बारे में हमने पढ़ाई की थी लास्ट लेक्चर में कि वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और अमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं। समझ आ गई बच्चों? और वोल्टमीटर के बारे में हमने पढ़ा था कि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, और अमीटर की खास बात क्या होती है कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा लो होता है। तो लिखे हुए है पॉइंट कि इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। और नेक्स्ट पॉइंट, अमीटर हैव वेरी लो रेजिस्टेंस। तो बच्चों, आई होप कि इतना आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करोगे? फॉर्मूला देखिए इलेक्ट्रिक करंट का, फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का कि चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना। 1 एम्पियर करंट कब होगा? जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करे फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा हो, कितना चार्ज फ्लो करे? 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करे, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है? 1 एम्पियर। समझ आई बच्चों? तो क्या डिफाइन कैसे करेंगे 1 एम्पियर को? कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज flows through
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर। समझ आ गई बात? अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है कितने टाइम में? 1 सेकंड में, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट कितना है? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट है। समझ आ गई बच्चों? ये मैथमेटिकली भी यहाँ पर हमने सॉल्व कर रखा है। चलो अब हम आगे चलते हैं और हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, होता है भाई। तो इलेक्ट्रिक करंट की कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती होगी। समझ आई ना बात? देखिए, हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पढ़ने से पहले हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टेड है, अच्छा लगेगा आपको। क्या हमें डिस्कस ये करना है कि अगर मेरे पास 2 वाटर टैंक है जिनका लेवल बराबर है, क्या है? 2 वाटर टैंक है और दोनों का लेवल बिल्कुल बराबर है और मैंने दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। तो अब मुझे ये बताइए, क्या एक वाटर टैंक से दूसरे वाटर टैंक में वाटर फ्लो करेगा? आपका आंसर है नो, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए दोनों का लेवल, दोनों वाटर टैंक का लेवल बिल्कुल बराबर है। तो वाटर कब फ्लो करेगा? बेटा जी, जब एक का लेवल ज्यादा होगा और दूसरे का कम। समझ आए ना बात? मतलब जब एक वाटर टैंक हाई लेवल पे हो और दूसरा लो लेवल पे हो, तो वाटर हाई लेवल से लो लेवल पर फ्लो करता है। समझ आ गई बात? ठीक उसी तरह हीट की बात करते हैं। हीट भी कब फ्लो करती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस चाहिए। वाटर को फ्लो करने के लिए लेवल में डिफरेंस चाहिए और हीट को फ्लो करने के लिए टेम्परेचर में डिफरेंस चाहिए। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट का भी कुछ ना कुछ रीजन होगा ना। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ाई की थी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। समझ आ गई बात? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हमने लास्ट लेक्चर में इस चीज को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप जाइए और डिस्क्रिप्शन से लिंक उठाइए और फर्स्ट और सेकंड लेक्चर पहले अच्छे से कवर कीजिए, उसके बाद थर्ड लेक्चर देखिए। तो खैर, हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट का भी कुछ ना कुछ कारण होगा ना कि अब हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है, हमने उसमें बल्ब लगाया। हमने बल्ब लगाया, उसमें तो वायर के थ्रू करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, हमारा बल्ब जल नहीं रहा है। इसका क्या रीजन है? देखिए, बल्ब जब जलेगा जब वहां से करंट फ्लो करेगा, और करंट सिर्फ बल्ब और वायर लगा देने से करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बच्चों, करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। समझ आ गई बात? वाटर को फ्लो करने के लिए एक टैंक हाई लेवल और दूसरा लो लेवल पर चाहिए। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को भी फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अगर दोनों पॉइंट का, जहां से हम चाह रहे हैं कि यहां से इस पॉइंट पर करंट फ्लो हो और दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कब करेगा? जब एक पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा हो जाए और दूसरे पोटेंशियल का कम हो जाए, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का कारण क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम सर्किट में या हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, उसमें एक स्विच लगा हुआ है, उसमें वायर लगी हुई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लाए? अब ये क्वेश्चन उठता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां से आएगा? तो बच्चों, हम लगाते हैं ना, बैटरी लगाते हैं, हम सेल लगाते हैं और जनरेटर लगाते हैं। ये क्या करता है? हमने किसी सिस्टम में, किसी सर्किट में सेल लगाया और वो वर्क करने लगा। समझ रहे हो ना? बैटरी लगाई, वो बल्ब जलने लगा। तो बैटरी और सेल का क्या काम होता है बच्चों? बैटरी और सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एक पॉइंट पर हाई पोटेंशियल, दूसरे पॉइंट पर लो पोटेंशियल। समझ आ गई ना बात? तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हमें एक्चुअली पढ़ना है कि फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन क्या होती है। देखिए, जो हमने बैटरी या सेल कनेक्ट की है, उसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड अनदर इज नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और हाई पोटेंशियल का मतलब है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है। तो बेसिकली करंट की डायरेक्शन क्या होगी कि पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करता है। और करंट फ्लो क्यों करता है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो करंट फ्लो करने लगेगा। और कहां से कहां?
पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा। तो आई होप बच्चों कि इतना इलेक्ट्रिक करंट का जितना भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए हमने यहाँ पर यही लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ आ गई बात? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करता है। समझ आ गई बच्चों बात? और बैटरी का काम क्या आता है? बैटरी और सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। बैटरी और सेल को हम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, फिर करंट फ्लो करेगा। कहां से? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। चलो उसके बाद बच्चों ने लिखा है कि फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट क्यों फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। याद रखिए बात कि करंट क्यों फ्लो करता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। तो आई होप इलेक्ट्रिक करंट का इतना कॉन्सेप्ट आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। देखिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सब पॉसिबल पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं, अभी कॉपी कीजिएगा, पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ इस सबको कॉपी कर लेना। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसके थ्रू करंट फ्लो कर सके। एक ऐसा पाथ जिसके थ्रू करंट फ्लो कर सके। तो जिस पाथ के थ्रू करंट फ्लो कर सके क्या हम उसे बोल सकते हैं? कंडक्टिंग पाथ। हाँ भैया पक्का बोल सकते हैं उसे, क्योंकि कंडक्टर का मतलब यही होता है कि जो फ्लो ऑफ करंट को अलाउ कर दे। समझ आ गई बात? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा बच्चों? एक ऐसा क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ होगा जिसके थ्रू करंट फ्लो कर जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पर कि क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू व्हिच करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। चलो जी, अब हमें कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाए हम? इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनाए? देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कुछ कंपोनेंट होते हैं जिन्हें अभी हम पढ़ाई करना है। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए बच्चों कुछ कंपोनेंट होते हैं जिनको हम अभी पढ़ाई करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब किसी सर्किट को कंप्लीट करने के लिए 3 कंपोनेंट्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला, सबसे पहली बात है कि आपको उस सर्किट को पूरा करने के लिए उसमें एक एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपको उसमें? एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस। अब ये एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस क्या है भैया? एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस जो एनर्जी सप्लाई करे। अब एनर्जी सप्लाई करने का मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे, जो क्या करे आपके सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहला कंपोनेंट है क्या इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कोई डिवाइस कनेक्ट कीजिए। वो कौन से डिवाइस होते हैं? वो होते हैं सेल, बैटरी और जनरेटर। समझ आई ना बात? सेल लगाते हैं हम किसी डिवाइस में तो वो वर्क करने लगता है ना, और हमने बैटरी कनेक्ट की किसी सर्किट में तो वो सर्किट एक्टिव हो जाता है। तो किसी भी सर्किट को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो है कि एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस होने चाहिए वहां पर। और दूसरी बात है कि दूसरे कंपोनेंट होने चाहिए वहां पर एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस। एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए भी कुछ ना कुछ डिवाइस वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, एयर कंडीशनर हो गया, और लैंप, टेलीविजन, ये सब क्या है? एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है। मतलब एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस ने जो एनर्जी सप्लाई की, जो करंट फ्लो करा रहा है, उसे कंज्यूम करने के लिए कुछ डिवाइस वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। और तीसरा इलेक्ट्रिक सर्किट का कंपोनेंट है कि एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस और एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वहां पर एक वायर होनी चाहिए जो क्या करे? एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस और एनर्जी सप्लाइंग डिवाइसेस को कनेक्ट करे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए 3 कंपोनेंट कौन से जरूरी है? सबसे पहले एनर्जी सप्लाइंग डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल सेल, बैटरी और जनरेटर का होना जरूरी है। दूसरा एग्जांपल है कि एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस होना जरूरी है, फॉर एग्जांपल बल्ब, लैंप, समझ गए ना? पंखा वहां पर होना चाहिए, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सब क्या है? आपके एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है। 2 हो गए। और तीसरा वहां पर कनेक्टिंग वायर होनी चाहिए जो आपके सर्किट को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करे, जो एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस को एनर्जी सप्लाइंग डिवाइस से जोड़े। तो इस तरीके के हम सिस्टम को क्या बोलेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ है। क्लोज होना जरूरी है, अगर बीच में से कहीं से भी ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा।
समझ आ गई बच्चों? तो आई होप कि इस लेक्चर में अब तक हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बेसिकली डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझा और इलेक्ट्रिक करंट का कॉज क्या है हमने ये समझा है बच्चों। तो समझ आई बात? और उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में थोड़ा सा देखा है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए 3 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस, एनर्जी सप्लाइंग डिवाइसेस और कनेक्टिंग वायर। तो ये लिखे हुए इलेक्ट्रिक सर्किट के सब पॉइंट्स की क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू व्हिच करंट कैन फ्लो। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिखे हुए कि एनर्जी सप्लाइंग डिवाइसेस, एग्जांपल ये है इसके लिखे हुए, ठीक है, और एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस विद एग्जांपल और कनेक्टिंग वायर। तो आई होप बच्चों की आप सबको इतना बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे कॉपी कीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं।